नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एक ऐसी यूनिट है जिसको टच करने से सभी घबराते हैं और मोस्टली इस यूनिट को सभी स्किप ही कर देते हैं। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें स्टैटिस्टिकल और कार्टोग्राफी जो न्यू टेक्निक्स वाले सब्जेक्ट हैं जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, स्टैटिस्टिकल और कार्टोग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन उठते हैं। तो आज के यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कार्टोग्राफी को। तो कार्टोग्राफी को हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल है जैसा कि हम समझते हैं, बट धीरे धीरे इसको समझते चलेंगे तो ये सब इजी हो जाएगा। कार्टोग्राफी को स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कार्टोग्राफी का मीन क्या है, कार्टोग्राफर क्या होता है, मानचित्र बनाने की टेक्निक कौन कौन सी है, मानचित्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और मानचित्र के क्या क्या यूजेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्टोग्राफी का मीनिंग क्या है। कार्टोग्राफी या मानचित्र कला व्हाट इज कार्टोग्राफी या मानचित्र विज्ञान क्या है। मानचित्र विज्ञान, पहली बात तो मानचित्र कला या मानचित्र विज्ञान एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेखा चित्र को मापने के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि धरातल के सभी फीचर्स को एक चित्र बना करके हम प्रेजेंट करें फ्लैट पेपर पर, लेकिन उसका एक मापन हो, एक मापने के अनुसार चित्र हो। ठीक है, क्योंकि जैसा अर्थ का सरफेस है उसी सरफेस के इक्वल एरिया हमारे पास में कागज नहीं है। सो हम छोटे पेपर पर उस अर्थ के सभी फीचर्स को डालेंगे, अर्थ के फीचर्स की चित्र हम बनाएंगे, लेकिन वो चित्र कैसा होगा, एक मापने के अनुसार होगा कि भाई फ्लैट लैंड पर जब अर्थ के ऊपर उसकी क्या दूरी है, दो मेन जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी क्या है, और हम जो कागज पर उत्कीर्ण कर रहे हैं उनके बीच में दूरी क्या है, इसी का अनुपात स्केल कहलाता है, मापन कहलाता है। उस मापन या मान के अनुसार चित्र बनाना फ्लैट पेपर पर मानचित्र कहलाता है, लेकिन ये कला कार्टोग्राफी कहलाती है, मानचित्र विज्ञान कहलाता है। तो मानचित्र विज्ञान क्या है, मानचित्र कला एक कला है, एक विज्ञान है और एक टेक्निक है। तो एक आर्ट है, साइंस है और एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अर्थ के पिक्चर्स को फ्लैट पेपर पर चित्र बना करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने एक ट्री बनाया, ठीक है, जैसे हमने रिवर को दिखाया, जैसे कोई सेटलमेंट एरिया को प्रदर्शित कर रहे, रोड बना रहे, सड़क बना रहे, माउंटेन्स दिखा रहे, ये क्या बनाया हमने, चित्र ही बनाया। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, मानचित्र है। मानचित्र क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, धरातल का ग्राफिकल या आलेखी निरूपण है। हुआ क्लियर। इरविन रेंज कहते हैं कि ऊपर से खींचा गया चित्र, ऊपर से धरातल का खींचा गया चित्र ही क्या है, मानचित्र है। क्लियर। ट्रिवार्था और फिंच कहते हैं कि अर्थ सरफेस का आलेखी निरूपण करना ही क्या है, मानचित्र है। तो सभी विद्वान ने अपने अपने मत दिए। हम सिंपल सा समझते हैं कि जो चित्र हम दिखा रहे हैं उस चित्र का क्या हो, एक मान हो, मान हो, ठीक है, या मापक हो। अब मापक के अनुसार ही तो मान होता है, और ये मापक क्या है, जैसे अब ये ट्री है और ये रिवर है, इनके बीच की दूरी मानचित्र पर, या हम बता रहे कागज पर। भाई मानचित्र क्या है, एक कागज ही है, उस कागज के ऊपर जब हमने ये चित्र बनाया तो चित्र कैसे बनाएंगे, कोई मेजरमेंट तो होगा ना इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे। तो वो डिस्टेंस धरातल के डिस्टेंस से और मानचित्र का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक पैमाना सेट है, और उसी को हम स्केल कहते हैं, उसी को हम मान कहते हैं। और एक ऐसा चित्र जिसका एक मान हो उसे हम मानचित्र कहते हैं, और इस मान के अनुसार चित्र बनाने की कला को मानचित्र कला कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। परिभाषा,
किसकी परिभाषा है मानचित्र कला की? कार्टोग्राफी। मानचित्र कला या मानचित्र विज्ञान वह विज्ञान है, कला है और टेक्निक है जो अर्थ सरफेस की सभी विशेषता, किसी भी एक विशेषता को लेकर के हो सकता है या दो तीन विशेषता को लेकर के हो सकता है। जैसे हम फिजिकल मैप बनाते हैं या फिर पॉलिटिकल मैप बनाते हैं तो उसपे अर्थ सरफेस के धरातलीय फीचर्स जो कि भौतिक निरूपण करेंगे, या फिर हम पॉलिटिकल राजनीतिक मैप बनाते हैं। तो मानचित्र कला एक ऐसी साइंस है, टेक्निक है और कला है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम धरती के हिस्सों को चित्र बनाते हैं और या नक्शा बनाते हैं, चित्र बनाते हैं नक्शे के रूप में कागज पर, या फिर आजकल जो बन रहे हैं मैप वो कौन से होते हैं, डिजिटल मैप होते हैं, वो स्क्रीन पर बनाते हैं। तो सबसे पहले कागज पर नक्शा बना करके या स्क्रीन पर उस चित्र को दिखाते हैं, अर्थ सरफेस के पिक्चर को, वो मानचित्र कला कहलाती है। यह विज्ञान नक्शों के निर्माण के लिए, विश्लेषण के लिए और क्या यूजेज हैं इस कार्य के लिए जुड़ा हुआ है। मानचित्र कला क्या है? एक ऐसी विज्ञान है, कला है, टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अर्थ सरफेस के चित्र को फ्लैट पेपर पर बनाते हैं। वो हम एक स्क्रीन पर भी मैप बन सकता है, स्क्रीन पर डिजिटल मैप बनते हैं। कौन से डिजिटल मैप बनते हैं? जो आजकल बन रहे हैं जीआईएस रिमोट सेंसिंग के थ्रू बनने वाले मैप है, वो जो डिजिटल स्क्रीन पर बनते हैं। और दूसरा मानचित्र जो हम एक्चुअल में समझते हैं, है ना, जो डिग्री शीट पर बने हुए होते हैं मानचित्र, या फिर किसी कागज पर बने होते हैं। देखो स्टार्टिंग टाइम में कपड़े पर भी मैप बनता था, दीवार पर भी मैप बनता है, ठीक है। और आज हम डिजिटल मैप की तरफ बढ़ गए हैं। यहां तक समझ में आया डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी? आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जो मैप है मानचित्र बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो कार्टोग्राफी की नीड हमें क्यों पड़ी, मानचित्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भाई स्पाशियल डाटा, किसी भी स्थान से संबंधित डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए हमें स्थानिक डेटा का प्रदर्शन करने के लिए मानचित्र कला की आवश्यकता पड़ती है। अगला है एनालिसिस करना, किसी भी स्थान पर स्थानिक विशेषताओं के विश्लेषण के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़े। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए, क्योंकि आज जो घटना घटित हो रही है उसको हमें भविष्य में दिखाना है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मानचित्र की। ऐतिहासिक, कि ऐतिहासिक काल में रोड का क्रम है वो किस प्रकार से था, किसी स्थान पर वनों का किस प्रकार से आच्छादित एरिया था, फसल के पैटर्न है वो किस प्रकार से थे, आज कैसे हैं और भविष्य में कैसे रहेंगे, ये जानकारी देने के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए, योजना निर्माण के लिए। अब कोई भी एक ऐसा एरिया है जहां पर जैसे माइनिंग करनी है, या कोई भी एक ऐसा एरिया जहां शहर बसाना है, सेटलमेंट एरिया विकसित करना है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने से पहले एक वहां का नक्शा बनाया जाता है ना। घर बनाते हैं और घर बनाने से पहले उसके अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं, और ब्लॉक के अंदर की भाई ये वाला किचन रहेगा, ये वाला लेट बाथ का है, ये हमारे बेडरूम्स रहेंगे, ये ड्राइंग रूम रहेगा, ऐसा नक्शा बनाते हैं। इसी प्रकार से योजना का निर्माण करने के लिए या नीति का निर्धारण करने के लिए भी मैप बनाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं। अगला देखो, सैनिक कार्य में सहायक। तो युद्ध के समय सैनिकों के लिए नेविगेशंस बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, और दूसरा किसी भी स्थान की जानकारी देने के लिए मानचित्र मैप बनाए जाते हैं। देखो आप मूवीज के अंदर देखते हैं, मध्यकाल के अंदर आपने देखा है कि जो राजा होते हैं उनके पास में देखो एक कपड़े के ऊपर बना हुआ मैप है या मेज पर बना हुआ मैप होता है, एक मॉडल्स भी बनाए हुए रखते हैं वो, जिससे कि किले के आसपास की इंफॉर्मेशन के बारे में पता रहता है। तो वहां से लेकर के और आज तक के समय में जो सैनिक कार्य है उनमें मानचित्र सहायता करता है। आगे देखिए, आबादी और संसाधन का अध्ययन करने के लिए किसी स्थान पर कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, तो उससे पॉपुलेशन मैप बनाए जाते हैं। और रिसोर्सेज को यूज में लाने के लिए या रिसोर्सेज के बारे में जानकारी लेने के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। अगला देखो, डेटा इकट्ठा करने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए, किसी भी स्थान की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है,
तो उसके लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए हमें मानचित्र कला की आवश्यकता होती है। यह न केवल भूगोल में ही बल्कि राजनीतिक, सैन्य विज्ञान, शहरी नियोजन, कृषि में और पर्यटन में भी बहुत काम आता है। कौन? मानचित्र। कैसे आता है? तो देखो, राजनीति में किस प्रकार से मैप काम आता है। जियो पॉलिटिक्स में एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ में लगी हुई सीमा के कारण से एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में सीमांत एरिया के बीच में स्टडी करने के लिए, जैसे कि जिस प्रकार से चीन और भारत के बीच में पर्वतीय सीमा का निर्माण है, और जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक कृत्रिम लाइन बनाई है रेड क्लिफ, इसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ में, तो राज्य की राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्र के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है। तो पॉलिटिकल मैप, अब देखो जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ना, उसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, पाइपलाइन को, या हम किसी स्थान का जो रेलवे ट्रैक है, या राज्य की जो सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, दो राज्यों के बीच की सीमाएं, दो देशों के बीच की सीमाएं, सभी को ड्रॉ किया जाता है। सैन्य विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, वो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। शहरी नियोजन में, अर्बन प्लानिंग में, अर्बन एरिया कितना है, उस अर्बन लैंड को यूज करने के लिए कितना एरिया हम रेजिडेंशियल यूज करेंगे, कितना एरिया है जो हम टूरिज्म के लिए यूज करेंगे, कितना एरिया जो हम स्पोर्ट्स के लिए रखेंगे, कितना एरिया है जिसको हम खाली छोड़ेंगे, और कितना एरिया है जो नेविगेशन के लिए यूज किया जा सकता है और शॉर्टेस्ट रूट रहेगा। इसलिए मानचित्र कला की आवश्यकता होती है। कृषि में एग्रीकल्चर पैटर्न दर्शाने के लिए स्थानिक स्थान के आधार पर खेतों की सीमाओं, और देखो कैडेस्ट्रियल मैप बनते हैं ना, और एक पर्यटन में भी बहुत सहायक है। तो पर्यटन के लिए रूट बनाए जाते हैं, वो मानचित्र पर ही बनाए जाते हैं। अब मानचित्र की आवश्यकता हमें इस कारण से होती है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, मानचित्रकार कौन होता है? कौन होता है मानचित्रकार? मानचित्रकार वो आदमी होता है, कौन? जो मैप बनाता है, जो नक्शे बनाता है। जितना प्रोसेस हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, कि कार्टोग्राफी एक साइंस है, एक कला है, एक विज्ञान है और एक टेक्निक है, तो उस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति क्या है? कार्टोग्राफर है। सिंपल सी बात है। तो एक कार्टोग्राफर, एक मानचित्रकार होता है, एक व्यक्ति होता है जो नक्शा बनाता है, डिजाइन करता है और उसका एनालिसिस करता है कि चीजें ठीक है या नहीं है, डेटा कैलकुलेट करता है और उस चित्र का प्रदर्शन कराता है। वो व्यक्ति क्या होता है? कार्टोग्राफर होता है। इनका काम होता है, क्या करना होता है? काम डेटा कलेक्ट करना। पहले तो कहीं कहीं किसी किसी स्थान से जानकारी एकत्रित करने के लिए वो डेटा लेता है, और उस डेटा लेने के बाद में विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है और सटीक मानचित्र बनाता है। हो गया, तीनों प्रोसेस है। पहले डेटा लिया, डेटा लेने के बाद उसको कंपाइल किया, उसको ठीक किया, उसका विश्लेषण किया और फिर लास्टली उसका मैप बना दिया। तो कौन है वो? मानचित्रकार वो व्यक्ति होता है जो इस प्रकार से मैप बनाता है, जो मैप डिजाइन करता है, नक्शा बनाता है, वो व्यक्ति कार्टोग्राफर होता है। सिंपली समझ में आ गया? आगे बढ़े। व्हाट इज मैप? अब देखो, इतनी देर से हम मानचित्र मानचित्र ही किए जा रहे हैं। मानचित्र बनाने की जो कला है, जो टेक्निक है और जो साइंस है, वो क्या है? मानचित्र कला है। जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि मानचित्र कला की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखो, मानचित्र जिसकी आवश्यकता जैसे है वैसे ही मानचित्र कला की आवश्यकता है। तो मैप क्या है? व्हाट इज मैप? मानचित्र है क्या? मानचित्र मानचित्र एक ऐसा चित्र, देखो ये सिंपल एक चित्र है, ठीक है, लेकिन हम भारत का चित्र हूबहू चित्र लें तो वो एक छोटे एरिया पे, क्योंकि एक्चुअल में तो भारत का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, अब उसको एक्चुअल में अगर हम उसकी फोटो ले जब, तो वो चित्र भी सिंपल सी बात है कि उसका एग्जैक्ट चित्र आ गया। लेकिन अब हमने ये फोटो ली है, तो क्या भारत इतना ही छोटा है? नहीं है ना, तो उसका एरिया बड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि भारत की किबुचू से लेकर के गौरमाता से लेकर के किबुचू तक की चौड़ाई कितनी है? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। गौरमाता से लेकर के किबुचू तक की लंबाई कह लो या भारत की चौड़ाई कह लो, तो भारत की जो सबसे
जो चौड़ाई वाला पॉइंट है वो कहां से है? गोरमाता गुजरात से लेकर के किबुचू अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा, लास्ट बाउंड्री इंडिया की, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितनी दूरी है इसके बीच में? भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, मेनलैंड का कन्याकुमारी, जबकि अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पोल। तो कितनी है ये लंबाई? अब बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में जो भारत की गोरमाता से लेकर किबुचू तक की चौड़ाई है या कितना डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। हो गया। तो अब क्या है, क्या इस मानचित्र पर या इस चित्र को जो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या इस चित्र की लंबाई इतनी है? नहीं है। सो हम क्या दिखा रहे हैं कि यहां से यहां तक का कुछ जो हम चित्र बनाते हैं या मानचित्र बनाते हैं उसकी कुछ सेंटीमीटर तक की ही एरिया मानचित्र पर होता है, जबकि एक्चुअल लैंड पर किलोमीटर में हजारों किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई या चौड़ाई होती है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो लंबाई है और मानचित्र पर जो लंबाई है, उस दोनों को अनुपात के आधार पर, जो स्केल के आधार पर चित्र बनाया जाता है उसे मानचित्र कहते हैं। ठीक है, एक मेजरमेंट के अनुसार पृथ्वी की पूरी सतह का या उसके किसी भी भाग का समतल सतह पर एक मापन के अनुसार चित्रात्मक प्रतिनिधित्व होता है तो उसे मानचित्र कहते हैं। ये भौगोलिक जानकारी को आसानी से दर्शाता है जिससे हम स्थान की, दिशा की, दूरी की अन्य बातों को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बात और समझते हुए चलेंगे, स्थान, दिशा और दूरी। स्थान, दिशा और दूरी दिखाने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं, कौन सी? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से 3D अर्थ का 2D में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? 3D का 2D में, समतल पेपर पर। क्या अर्थ फ्लैट है? कंप्लीटली अर्थ ऐसे फ्लैट है? नहीं है। अर्थ कैसी है? अर्थ एक जियोइड शेप की है और उस जियोइड शेप को हम एक फ्लैट पेपर पर प्रेजेंट करें तो वो क्या होता है? प्रक्षेप होता है। जैसे अर्थ है वो ऐसी 3D फॉर्म में है, ठीक है, और इस 3D फॉर्म को हम ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, समतल सतह पर पूरी पृथ्वी को ऐसे बिछा करके हम दर्शाएं, तो जो काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं उनका जाल ही क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। और उस प्रक्षेप के माध्यम से मानचित्र बनाया जाता है। तो प्रक्षेप की आवश्यकता होती है मानचित्र बनाने के लिए। ग्लोब सबसे पहले मार्टिन बहम ने, देखो अर्थ है और अर्थ का एक मॉडल बनाया। सबसे पहले मार्टिन बहीम ने अर्थ का एक मॉडल बनाया जिसको ग्लोब कहा। अब उस ग्लोब भी तो 3D है, तो उसको पढ़ने के लिए एक फ्लैट पेपर पर दर्शाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? मानचित्र बनाने की। मानचित्र समतल सतह पर 2D में प्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ का। अर्थ 3D में है बट उसको 2D में प्रेजेंट करते हैं या फ्लैट पेपर पर प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मानचित्र कला कहते हैं, जिसमें किसी भी स्थान की, दिशा की और दूरी की अन्य बातों को समझने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है या मानचित्र कला की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं
समझ में आ गया इतना कि मानचित्र कला क्या है और मानचित्र क्या है। अब मानचित्र बनाया तो बनाया किसने सबसे पहले? तो मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हम उन्हीं की बात करेंगे जिन्होंने अर्थ को अर्थ को हूबहू दर्शाने के लिए ऐसा बनाया। किसने बनाया? मार्टिन बहम ने बनाया। तो ग्लोब का निर्माण है वो मार्टिन बहम ने किया सबसे पहले। ओके, तो उनसे पहले भी मानचित्र बन चुके थे। ज्ञात विश्व के मानचित्र बने सुमेरियन के द्वारा, बेबीलोनियन सभ्यता के द्वारा, मेसोपोटामिया के द्वारा, यूनानी विद्वानों के द्वारा, एनेक्सिमेंडर थेल्स के द्वारा, हेरोडोट्स के द्वारा मानचित्र बनाया गया। और वैसे मानचित्रकार जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानचित्रकार कहलाता है कौन? टॉलमी। तो उन्होंने सबसे ज्यादा मानचित्र है वो बनाया जिसको मानचित्रकार के नाम से जानते हैं सबसे पहले। तो जहां से मानचित्र कला की शुरुआत हुई, जहां सबसे पहले मानचित्र बनाया गया वो सुमेरियन सभ्यता थी। और उस सुमेरियन सभ्यता में आप ऐसे करो, मानचित्र विज्ञान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक एंशियंट पीरियड, एक मिड पीरियड और एक मॉडर्न पीरियड। क्लियर? तो एंशियंट पीरियड में हम यूनानी, सुमेरियन, बेबीलोनियन सभी को इसमें शामिल कर लेंगे। प्राचीन हो जाएगा, मध्यकाल वाला और फिर आज के कॉन्टेक्स्ट वाला, आज के समय कालीन वाला जिसमें जीआईएस जीपीएस के माध्यम से मानचित्र बनाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एंशियंट पीरियड था, एंशियंट पीरियड में मानचित्र कला की शुरुआत हुई। वहीं सबसे पहले सुमेरियन लोगों ने, सुमेरियन में इसमें नहीं है, चलो लिख लो, सुमेरियन सभ्यता है ना, सुमेरियन। सुमेरियन के लोगों द्वारा सबसे पहले मानचित्र बनाया गया। किसका? नगर का मानचित्र बनाया गया। सबसे पहले नगर का मानचित्र बनाया गया सुमेरियन लोगों के द्वारा, और वो विश्व के प्रथम मानचित्रकार कहलाए हैं। देखो, सबसे पहले कार्टोग्राफी की शुरुआत अगर आप देखें तो वो सुमेरियन लोगों के द्वारा है। तो इस कारण से इनको क्या कहा हमने? प्रथम मानचित्रकार। हो गया? बिल्कुल कहलाने के अधिकारी हैं क्योंकि सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले अर्बन मैप बनाया। ठीक है, उसके बाद सुमेरियन सभ्यता के बाद में आ जाती है मानचित्र कला की शुरुआत मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस में हुई। तो देखो, बेबीलोनिया मानचित्र 660 ईसा पूर्व से अब तक का सबसे पुराना ज्ञात मानचित्र बनाया गया। तो यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा इसमें योगदान दिया गया। सुमेरियन के बाद आप लिखें तो यहूदियों का बारे में लिखते हैं। अब यहूदी लोगों के द्वारा, यहूदी के द्वारा मानचित्र बनाया गया ज्ञात विश्व का। तो उसे कहा गया टी इन ओ मैप। जैसे ये बनाया हमने, टी बन गया टी। अब इस टी को ओ में बंद कर देते हैं। कैसे? ऐसे, टी इन ओ मैप। यहूदियों के द्वारा फिर बनाया गया मानचित्र कौन सा था? टी इन ओ मैप। क्लियर? और ये टी इन ओ मैप आर्बिस टेरारियम कहलाया। क्या कहलाया? आर्बिस टेरारम, जिसका अर्थ क्या होता है फिर? समतल सतह। समतल सतह है। किसने बनाया? यहूदियों ने। सबसे पहले सुमेरियन ने बनाया, फिर किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। यहूदी या क्रिश्चियन धर्म के या यूरोपियन लोगों ने सबसे पहले मानचित्र बनाया जिसमें ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया गया। अब ज्ञात विश्व कौन सा था जिसके बारे में लोग जानते थे? वो कौन कौन से देश थे? तो देखो, सबसे पहला तो महाद्वीप था एशिया, जिसको कहां दिखाया? उत्तर में दिखाया। फिर कौन सा? यूरोप। फिर बनाया यूरोप। और तीसरा महाद्वीप जिसका नाम है अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। यहूदियों ने ऐसा कहा कि टी इन ओ के ऊपर उन्होंने मैप बनाया और उसे आर्बिस टेरारम कहा गया, जिसका मतलब है समतल सतह। तो अर्थ एक समतल सतह पर है, समतल थाली है,
उसके ऊपर T-in-O मैप इन्होंने ड्रॉ किया, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका को दिखाया। एशिया जिसके नीचे, अब देखो ये जो टी बनाया है ना, इस टी, ये टी है वो लैंड नहीं है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों भाग क्या है? लैंड है। इसके चारों ओर भी क्या है? पानी है, पेंथालासा वाला जल है। और बीच में जो भाग हम दिखा रहे हैं वो भी पानी का भाग है, लेकिन कौन कौन से सागर हैं उसमें? सागर होंगे तो सागर कौन कौन से हैं? यहाँ है लाल सागर, ये था लाल सागर जो एशिया अफ्रीका को अलग करता है। बहुत हद तक इनका मानचित्र है वो सही है। एशिया और अफ्रीका को आज भी कौन अलग कर रहा है? एक बीच में अरब वाला भाग है, वो उसके सहारे लाल सागर से अलग होता है ना। और इधर कौन सा है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये वाला कौन है? भूमध्य सागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। डायरेक्शन के बारे में अभी मत सोचो, ठीक है। एशिया और अफ्रीका को अलग करता है कौन? लाल सागर। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है कौन? भूमध्य सागर, जो कि सही है। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है काला सागर। सही है ना? तो काला सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, तीन टी के अंदर के सागर हैं, जबकि तीन ही महाद्वीप हैं, तीन ही सागर हैं। और उसके चारों तरफ बड़ा महासागर, ये महासागर, ये नदी से पूरा पृथ्वी है वो घिरी हुई है। ऐसा कुछ मानते थे कौन? यहूदी, क्रिश्चियन लोग, यूरोपियन लोग। उन्होंने दूसरी बार मानचित्र बनाया सुमेरियन लोगों के बाद में। सुमेरियन है जो कि नगरीय सभ्यता है, और सुमेरियन लोगों ने नगर का मानचित्र बनाया। उसके बाद यहूदियों ने मानचित्र बना दिया है। अब इसके बाद कौन बनाएगा? इसके बाद थर्ड टाइम, इसके बाद बनाएंगे हम किसका? यूनानी, यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा मानचित्र का निर्माण किया गया, जिसमें यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा हेरोडोटस, हिप्पास, इरेटास्मीज और टालमे, ये पटालमे का पी साइलेंट है, ठीक है, इसको बोला जाता है टालमे। और एक और नाम लिख लो इसमें आप, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर, हेरोडोट्स, हिप्पास, इरेटास्मीज और टालमे। तो सबसे पहले न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो, एनेक्सीमेंडर स्टार्टिंग है, पहले इसको याद कर लो यहाँ पर, क्योंकि मैं फिर बाद में इसको रफ करूंगी, याद नहीं होगा। एनेक्सीमेंडर, हेरोडोट्स, हिप्पास, इरेटास्मीज और टॉलमी, ये सीक्वेंस आप याद कर लो। एनेक्सीमेंडर और थेल्स को गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। तो जब उसने गणितीय भूगोल के अंदर कार्य किया था, नोमोन घड़ी का नोमोन घड़ी का आविष्कार इन्होंने किया था। बेबीलोनियन सभ्यता के ये लोग हैं। इन्होंने, एनेक्सीमेंडर ने गणितीय सूत्रों के आधार पर प्रथम मानचित्र, ज्ञात विश्व का ज्ञात मानचित्र इन्होंने बनाया था। एनेक्सीमेंडर ने मापक के आधार पर, यहीं पर लिखिए, चलो, एनेक्सीमेंडर ने क्या किया था? मापक के आधार पर, मापक के आधार पर, मापक के आधार पर पहला मानचित्र बना दिया था विश्व का। वो कौन है? एनेक्सीमेंडर है। अब तक जो सुमेरियन थे, जो यहूदी थे, उन्होंने कोई मेजरमेंट यूज नहीं किया था। एनेक्सीमेंडर है वो गणितीय भूगोल के पिता हैं। इसका मतलब वो मापक को जानते थे, मान को जानते थे, इसलिए उन्होंने मान को अप्लाई किया और मापक के आधार पर उन्होंने मानचित्र बनाया। क्या किया था? मापक के आधार पर मानचित्र बनाया था, इसलिए इनको प्रथम मानचित्रकार कहा जाता है। अब बात आती है विश्व का मानचित्र बनाने की। तो जो एनेक्सीमेंडर ने ज्ञात विश्व का ही मानचित्र बनाया था, जो क्या किया उन्होंने? मापन के आधार पर बनाया था, ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। और जिसमें यूनान को इन्होंने मध्य में दिखाया। कहाँ दिखाया? एनेक्सीमेंडर ने यूनान को मध्य में दिखाया और इन्होंने गोलाकार मैप बनाया। इसलिए क्या कहा फिर इनको? प्रथम मानचित्रकार भी ये कहलाते हैं, जिन्होंने ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। आप देखो, हेरोडोट्स महोदय की हम बात करें तो हेरोडोट्स महोदय ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे क्या किया इन्होंने? हेरोडोट्स ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर, अक्षांश और देशांतर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर
आधार पर क्या किया, सिर्फ प्रयास किया, सफल नहीं हुए। कौन, हेरोडोट्स, जिन्होंने क्या किया, अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर मैप बनाने का प्रयास किया, बट ये सफल नहीं हुए। और ये भी तीन ही महाद्वीपों को मानते हैं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मानते हैं। इसके बाद इनके बाद आते हैं हिपकार्स, जिसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, ऑर्थोग्राफिक स्टीरियोग्राफिक यंत्र का यूज किया, और इन्होंने मानचित्र अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर बनाया। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं इरेटास्मीज। इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा, और पृथ्वी की परिधि को मापने के बाद में भूमध्य रेखा को दिखा करके, पृथ्वी की परिधि को माप करके इन्होंने भूमध्य रेखा को बना करके इन्होंने मैप बनाया, इरेटास्पेस में मैप बनाया। हो गया क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं टॉलमी। तो टॉलमी अपनी पुस्तक लिखते हैं ज्योग्राफिया, ऐतिहासिक मानचित्रण की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। टॉलमी की महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योग्राफिया। क्या है, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफिया पुस्तक का नाम क्या है, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। इसी को क्या कहा गया है, इसी बुक को जियोग्राफी गाइड भी कहते हैं। इसी बुक को ज्योग्राफी गाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि टॉलमी ने इसी पुस्तक में शंकुआकार प्रक्षेप के ऊपर 26 मानचित्र बनाए, और इन 26 मानचित्रों का संग्रह ही क्या कहलाता है, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी गाइड। इन्होंने नए विश्व का मानचित्र भी बनाया, नए विश्व का मानचित्र भी बनाया, न्यू वर्ल्ड का मानचित्र बनाया, मतलब कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनका भी इन्होंने मानचित्र इसमें बनाया। 26 मानचित्र में ये अंकित है, और इन्होंने 26 मानचित्र बनाया, और नए विश्व का भी मानचित्र बनाया, नए विश्व का मानचित्र बनाया, जिसके कारण से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हो गया। फिर आ जाता है अरब वाले फिर मध्य में पड़ेंगे। तो वराहमिहिर और भास्कराचार्य, अब यहाँ तक का जो एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट पीरियड में ये लोगों ने मानचित्र बनाए, सुमेरियन लोगों ने, यहूदियों ने बनाए, फिर यूनानियों ने बनाए। यूनानियों में एनेक्सिमेंडर ने बनाया, थेल्स ने बनाया। एनेक्सिमेंडर का सहयोगी थेल्स है, जिसने एनेक्सिमेंडर के मानचित्र निर्माण में सहयोग दिया। हेरोडोट्स ने सिर्फ प्रयास किया। हिपकार्स ने 360 अक्षांश के आधार ये सभी बांटे हैं। उसके बाद इरेटास्मीज ने मानचित्र बनाया, भूमध्य रेखा की परिधि को इन्होंने मापा। फिर टॉलमी जो 26 मानचित्रों का संग्रह बनाते हैं, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी, और इस पुस्तक में उन्होंने 26 मानचित्रों को बनाया, संग्रहित किया। ये था टॉलमी की बात। अब ये टॉलमी थे, यद्यपि इन्होंने कहीं कहीं से है सामान है वो इकट्ठा किया था। कैसे, हिपकार्स से उन्होंने लिया 360 विभाजन अक्षांश रेखाओं के बारे में, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, ये इन्होंने हेरोडोट्स हिपकार्स से चुराया। इन्होंने इरोटोस्थनीज की पृथ्वी की परिधि मापन को चुराया। फिर उन्होंने मैप बनाए। अच्छा किया, क्योंकि उस समय ये फ्री थे, इनको आईपीआर के बारे में नहीं पता था। आईपीआर उस समय चलता ही नहीं था, है ना। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं था कि अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप सहेज कर रख सकते हैं, वो सिर्फ आपकी है, कोई और चुरा नहीं सकता है। तो टॉलमी है, इन्हीं को साहित्य चोर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे व्यक्तियों की जो खोज है, या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा खोजी गई या दी गई मेजरमेंट को इन्होंने यूज किया है, और 26 मानचित्र बनाए हैं टॉलमी ने। सब क्लियर। वराहमिहिर और भास्कराचार्य, भारत वाले वराहमिहिर भास्कराचार्य ने खगोलीय गणना के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल गणना के लिए आकाशीय पिंडों के स्थान पर आधारित मैप बनाया। इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल मैप बनाया। चलिए, अब मिड पीरियड में आ गए हैं। तो मध्यकालीन समय में या मिडाइवल पीरियड में यूरोप में धार्मिक दृष्टिकोण से मानचित्र बने।
धार्मिक दृष्टिकोण से मैं मानचित्र बनाए यूरोप में, और इसके अलावा अरब वालों ने बनाए। किसने बनाए? अरब भूगोलवेताओं ने। और अरब भूगोलवेता कौन कौन है? अरब भूगोलवेताओं ने मानचित्र बनाया मध्यकालीन समय में। तो मध्यकालीन समय में सबसे पहले जो विश्व का एटलस मानचित्र बनाया गया अरब भूगोलवेताओं के द्वारा, कौन थे वो? अल बल्खी। क्या नाम लिखेंगे? अल बल्खी। सबसे पहले जो अरब भूगोलवेता थे वो थे अल बल्खी। अल बल्खी, इन्होंने क्या बनाया? प्रथम जलवायु मानचित्र बनाया। कौन सा? प्रथम जलवायु मानचित्र बनाया, और इसे कहा गया क्या? किताबुल अश्कार। सबसे पहले अल बल्खी ने, अरब भूगोलवेता कौन है? अल बल्खी, जिन्होंने प्रथम जलवायु एटलस बनाया। जलवायु एटलस बनाया। प्रथम जलवायु एटलस है जिसका नाम है किताबुल अस्काल, अल बल्खी ने बनाया। अल बल्खी के बाद में अल बरूनी। अल बरूनी ने, अब अल बरूनी क्या करते हैं? टॉलमी के ही मानचित्र में संशोधन करते हैं। अल बरूनी टॉलमी के मानचित्रों में ही संशोधन करते हैं। अल बक्सी है जो क्या, अल बल्खी है जो क्या करते हैं? किताबुल अस्काल लिखते हैं, प्रथम जलवायु एटलस बनाते हैं। इसके अलावा फिर अल इदर्शी है। अल इदर्शी, ये वाले थर्ड नंबर पे है अल इदर्शी, जिन्होंने 1154 ईस्वी में सिल्वर प्लेट पर विश्व का मानचित्र बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। अल इदर्शी है। पहले अल बल्खी है जिन्होंने क्लाइमेट एटलस बनाया, जिन्होंने जलवायु एटलस बनाया, किताबुल अस्काल उसका नाम था। अल बल्खी के बाद अल बरूनी ने टॉलमी के मानचित्र में संशोधन किया, और थर्ड नंबर पे फिर अल इदर्शी आते हैं जो मानचित्र में काम करते हैं 1154 ईस्वी में सिल्वर प्लेट पर। बहुत अच्छा काम किया इसने, सिल्वर प्लेट पर बनाया मानचित्र। फिर देखो मार्टिन बहीम। मार्टिन बहीम कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब ग्लोब का निर्माण कहाँ हुआ? यहाँ आकर के हुआ, मिडाइवल पीरियड में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लोब का जो आविष्कार है या ग्लोब पृथ्वी के सदृश मॉडल कब बनाया गया? मध्य काल में या प्राचीन समय में, या समय पूछ लेंगे 1492 ईस्वी में पहला ज्ञात ग्लोब बनाया गया। फिर देखो पोर्टोलन चार्टर, नेविगेशन के लिए मैप बनाए। किस पर? चमड़े पर। चमड़े पर नेविगेशन के मैप बनाए। तो इस प्रकार से अरब भूगोलवेताओं ने मानचित्र विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये था मिडाइवल पीरियड का। और आगे चल करके फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड अरब वालों के बाद का है। अरब वालों या अंधकार युग जिसको कहेंगे, जैसे हम थ्योरेटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले देखो प्राचीन वाले होते हैं ग्रीक, यूनानी, रोमन विद्वानों की बात हमने की, तो वो कौन से हो गए? एंशिएंट वाले में। और मिडाइवल पीरियड में कौन थे? वो अंधकार वाला युग, जिस समय ज्यादा खोज नहीं हुई थी, उस समय अरब भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अरब भूगोलवेताओं के बाद में ये 14वीं से 17वीं शताब्दी की बात करें या फिर 15वीं से 16वीं शताब्दी को ले लो, तो इसमें यूरोपियन भी, इसको हम खोजों का काल कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सर्वाधिक अन्वेषण कार्य, रिसर्च कार्य है वो किए गए 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। तो यूरोपियन अन्वेषणों ने खोज की, मानचित्र में इससे तेजी आई, मानचित्र कला में। तो मर्केटर प्रक्षेप, इसको हम मॉडर्न पीरियड में लेंगे। मर्केटर प्रक्षेप क्या हुआ था? मर्केटर प्रोजेक्शन क्या है? एक प्रकार है। मर्केटर एक व्यक्ति का नाम है, और उन्होंने गेरिडस मर्केटर के द्वारा मर्केटर प्रोजेक्शन बनाया गया, अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर एक बेलनाकार प्रक्षेप बनाया। इस बेलनाकार प्रक्षेप से, जैसे ये अर्थ है और इसको हम एक बेलन की तरह प्रेजेंट करें तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ तक का तो सिस्टम ठीक है,
बट इससे अपर वाला पार्ट है वो कैसा दिखेगा, हमें ज्यादा दिखेगा, है ना, क्योंकि ये जो एरिया है इसके अंदर शामिल हो गया, जबकि ये नहीं था, नहीं था ना, क्योंकि अर्थ है वो कैसी है, वो जियोइड शेप की है, बट इसके अंदर ये एरिया ज्यादा कवर हो गया। तो जो पोलर रीजन है या मध्य अक्षांशों वाले रीजन है, उनके लिए मर्केटर प्रक्षेप को बनाया गया, और जो कि ध्रुवीय रीजन को ज्यादा दिखाता है, बड़ा दिखाता है, जिस कारण से ही क्या हुआ था, जो विश्व युद्ध हुए थे ना, उसमें जर्मनी की हार हुई, वो इसी वजह से था, क्योंकि जर्मनी को बहुत बड़ा दिखाया गया था मर्केटर प्रक्षेप पर। समुद्री यात्रा के लिए अत्यंत उपयोगी है कौन, मर्केटर प्रोजेक्शन, क्योंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में विकृति ज्यादा है, क्योंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में विकृति ज्यादा है, ज्यादा इसमें खामियां नजर आती है। 20th सेंचुरी में आपको अच्छे से पता है 1916 से 1917 से और 1919 के बाद में 20th सेंचुरी जो आ गई है, उसके बाद जो मॉडर्न टेक्निक्स है हमारी, कौन सी, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग का समावेश होने के बाद में डिजिटल मैपिंग होती है, ठीक है, 3D मैप बनते हैं, डिजिटल मैप बनते हैं, आधुनिक पीरियड। जहां तक समझ में आया, मानचित्र कला का इतिहास है, उसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ये लो जी, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे। पहला एंशिएंट पीरियड, सेकेंडली मिडाइवल पीरियड, और थर्ड है मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, सबसे पहला आता है एंशिएंट पीरियड, जिसमें मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन मानचित्र हेरोडोट्स के द्वारा, टॉलमी के द्वारा जो बनाए गए थे। कौन कौन थे इसमें, फटाफट से बताओ। सुमेरियन थे, सुमेरियन थे, सुमेरियन, यहूदियन, और यूनानी ज्योग्राफर थे, एनेक्सिमेंडर थे, हिपकार्स थे, हेरोडोट्स थे, और कौन थे, टॉलमी। क्लियर। मिडाइवल मिडाइवल पीरियड में यूरोपियन थे, अरबी भूगोलवेता थे, अल इदरसी, अल वरूनी, और अल बल्की। क्लियर, मार्टिन बहील। आधुनिक पीरियड में जीआईएस, जीपीएस, डिजिटल मैपिंग, मर्केटर प्रोजेक्शन और आधुनिक यूरोपियन खोजें, सभी किसमें है, मॉडर्न टेक्निक्स में है, मॉडर्न पीरियड में बने हुए मानचित्र। यहां तक समझ में आया। तो अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, मानचित्र विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसने 26 मानचित्र बनाए भाई, जिसने सबसे ज्यादा काम किया, कौन, टॉलमी। तो मानचित्र कला का जनक कौन है, टॉलमी। TINO मानचित्र किसने बनाया, यहूदियों ने बनाया, क्रिश्चियंस ने बनाया, किसने, क्रिश्चियन लोगों ने बनाया, या यहूदियों ने बनाया, यहूदियों ने बनाया, या यूरोपियन समाज ने बनाया। TINO मैप बनाया, जो 3 महाद्वीप, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं, और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एरिया होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मध्यकाल यूरोप में बनाया, और अन्य नाम इसका मैपा मुंडी है। लेटिन भाषा में इसका अर्थ होता है विश्व का नक्शा। और कैसा था विश्व का नक्शा, TINO। क्लियर। अब देखो, विश्व का पहला मानचित्र, वैज्ञानिक मानचित्र किसने बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन है वो कवर होते चले, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि पहला वैज्ञानिक मानचित्र का मतलब ये है कि इन्होंने गणितीय सूत्रों के आधार पर, गणितीय मापन के आधार पर, मापक के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया, अनेक्सिमेंडर ने। इसलिए इसको मानचित्रकार कहा जाता है, प्रथम मानचित्रकार। अब आते हैं, मानचित्र बनाने का प्रयास किसने किया था, तो वो हेरोडोट्स ने किया था, वो हमें पता है। भूमध्य रेखा के पृथ्वी की परिधि के बारे में मापन किया अनेक्सिमेंडर ने, तो उन्होंने भी मानचित्र बनाए। 26 मानचित्र किसने बनाए, टॉलमी ने बनाए। अब आते हैं, भारत का पहला वैज्ञानिक मानचित्र किसने बनाया, तो ये जेम्स रेनेल ने बनाया। इन्होंने ही, यही वो आदमी है, यही वो शख्स है जिसने जिसने पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाया। कौन है वो, जेम्स रेनेल्स है। इसे इंडियन कार्टोग्राफी का फादर कहते हैं, जेम्स रेनेल्स को। नए विश्व का मानचित्र किसने बनाया, चलो ये नहीं देखेंगे आप और बताएंगे मुझे। नए विश्व का, न्यू वर्ल्ड का मानचित्र किसने बनाया, न्यू वर्ल्ड का मानचित्र किसने बनाया भाई, जिसने 26 मानचित्र बनाए उसी ने बनाया, बताओ।
टॉलमी, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यू वर्ल्ड था, टॉलमी का जो सहायक था जुआन डे ला कोसा के द्वारा बनाया, जिसमें कोलंबस ने अपनी यात्रा स्टार्ट की। कोलंबस ने इसी न्यू वर्ल्ड मैप के थ्रू ही खोज की थी उत्तरी अमेरिका, क्योंकि टॉलमी ने मानचित्र में दिशा को अलग दिखाया, दिशा को भ्रमित। वो इंडिया की खोज के लिए कोलंबस जा रहे थे, लेकिन कोलंबस ने टॉलमी के द्वारा बनाई गई मानचित्र की विकृति दिशा भ्रमिता के कारण से उन्होंने न्यू वर्ल्ड या उत्तरी अमेरिका की खोज की। हो गया क्लियर? मानचित्र को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं? फैक्टर ऑन विच मैप डिपेंड, जिनके ऊपर मानचित्र डिपेंड करता है। तो मानचित्र बनाने के लिए पहली बात तो ये बताओ, मानचित्र बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? सिंपल लैंग्वेज में बताना है। सबसे पहले तो वो कागज चाहिए जिसके ऊपर हमें वो चित्र बनाना है। क्लियर? तो कागज चाहिए। दूसरा दूसरा क्या चाहिए? एक पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से बनाएंगे, तो वो पेंसिल चाहिए, है ना। फिर क्या चाहिए? उसके बाद एक पैमाना चाहिए, एक स्केल चाहिए। उस स्केल के थ्रू ही आप धरातल की दूरी को और उस मानचित्र, उस कागज के बीच की दूरी जो आप दिखाने जा रहे हैं, उसको आप दिखा पाएंगे। तो स्केल चाहिए। फिर क्या चाहिए? स्केल के माध्यम के बाद में अक्षांश रेखाएं बनाएंगे और देशांतर रेखाएं बनाएंगे। लेकिन किस टाइप की अक्षांश देशांतर रेखाएं बनाएंगे? डिस्टेंस दिखाएंगे आप। बिल्कुल फ्लैट बनाना है आपको, तो फ्लैट में भी तो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी कम या ज्यादा, अलग अलग पैटर्न बनते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं। फिर अगला चाहिए पारंपरिक चिन्ह, किसी भी वस्तु को दर्शाने के लिए। जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाया था ना, रिवर बनाया या एक पेड़ का चित्र बनाया था, तो पेड़ को दिखाने के लिए या फसलों को दिखाने के लिए या घरों को दिखाने के लिए एक चित्र के छोटे छोटे जो सिंबल्स चाहिए होते हैं, तो वो सिंबल्स क्या है? पारंपरिक चिन्ह होते हैं, जिसको कन्वेंशनल साइन कहते हैं। स्किल ऑफ कार्टोग्राफी, एक हमारे अंदर कला होनी चाहिए, कौशल की आवश्यकता पड़ती है। और आगे है मेथड्स, विधियां, किस विधि से आप माप बनाना चाहते हैं मैप। और अगला है उपयोगकर्ता की आवश्यकता। उपयोगकर्ता की आवश्यकता का मतलब है कि उसको क्या मैप चाहिए। उसको क्या तो कल्चरल मैप चाहिए, या उसको पॉलिटिकल मैप चाहिए, या उसको भाई टोपोग्राफिकल मैप चाहिए। उसको तो देखने हैं पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियां, झीलें एक्सेट्रा। तो आप क्या करेंगे? भाई उसको तो फिजिकल लैंडस्केप देखना है, तो आप क्या बनाएंगे? टोपोग्राफिकल मैप बनाएंगे। फिर आप कल्चरल या पॉलिटिकल मैप बनाएंगे, किसके लिए? जिस उपयोगकर्ता को चाहिए कि मुझे तो भाई ट्रेनें देखनी है, मुझे तो सड़क मार्ग देखना है, रेल मार्ग देखना है, टूरिज्म देखना है। तो पर्पज के अकॉर्डिंग, उपयोगकर्ता के अकॉर्डिंग आप मानचित्र बनाते हैं। तो मानचित्र को ये सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। स्केल या पैमाना प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। पैमाना या स्केल क्या होता है? अब आ जाओ, पैमाना या स्केल किसे कहते हैं? मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, मैप है, एक मैप बनाया हमने, उस मैप पर ये एक ट्री है और एक दूसरा ट्री है, या दो स्थान है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और मानचित्र पर कितना है। भाई एक्चुअल में तो जैसे 1000 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, लेकिन मानचित्र पर कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्योंकि भाई मानचित्र है वो एक छोटा एरिया है, कुछ ही सेंटीमीटर पर बना होता है, जबकि एक्चुअल लैंड है उसके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो धरातल पर जो दूरी है और मानचित्र पर जो दूरी है, इसी का अनुपात पैमाना कहलाता है, स्केल कहलाता है। आ गया समझ में? अगला देखो, टाइप्स। स्केल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो स्केल के टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के स्केल होते हैं। नंबर 1 है शाब्दिक या कथनात्मक, कह सकते हैं कथनात्मक मापनी। कथनात्मक मापनी, जैसे मैंने कह दिया, अभी मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1000 किलोमीटर। तो कथनात्मक मापनी हो गई, मैंने सिर्फ बोला है और मैंने सिर्फ शब्दों शाब्दिक रिप्रेजेंटेशन किया है अपने इस पैमाने को हमने सिर्फ बताया है। कथनात्मक मापनी कहते हैं तो जो शाब्दिक होती है, जो वर्बल स्केल होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, स्टेटमेंट फॉर्म में होता है ऐसा। अगला देखो संख्यात्मक या न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल को हम निकालेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है जिसे हम आरएफ कहते हैं, जो लगभग हम मैप्स में देखते हैं कि धरातल पर अगर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो मानचित्र पर वही 1 लाख धरातल पर 1 लाख सेंटीमीटर है, जबकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर। आप कहेंगे कि इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखो हमने इस किलोमीटर और सेंटीमीटर में बोल दिया, कोई बात नहीं है, बट यहाँ तो हमें एक ही यूनिट में दोनों डाटा दिखाने होते हैं। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, और हमेशा अंश है वो 1 होता है और हर बदलता रहता है। संख्यात्मक मापनी रेखीय स्केल या रेखा द्वारा दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें देखो ये जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, प्रथम ब्लॉक है जो अगले वाले ब्लॉक्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कोई नहीं, आगे देख लेंगे इसको। देखो लीनियर स्केल क्या होता है? लीनियर स्केल या बार या लीनियर स्केल रेखिक मापक होता है जिसमें हम एक लाइंस के थ्रू इस प्रकार से जो बनाते हैं ना ज्योग्राफिकल सीटें, उस ज्योग्राफिकल सीट्स में मैप के नीचे इस प्रकार से स्केल बना होता है। अगला वर्बल स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 किलोमीटर। अगला देखो संख्यात्मक या न्यूमेरिकल स्केल आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो सकता है 1 अनुपात में 2.5 लाख हो सकता है, 1 अनुपात में 1 लाख हो सकता है, 1 अनुपात में 10 लाख तक के मैप बनाए जाते हैं। टोपोग्राफिकल मैप इसमें बनाए जाते हैं। अब आगे देखो क्षेत्र के आधार पर टाइप बेस्ड ऑन एरिया रिप्रेजेंटेटिव। क्षेत्र के आधार पर पैमाना। अब पैमाने के आधार पर 2 पैमाने होते हैं। मापक के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा इसको पढ़ो कि मापक के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पैमाने 2 प्रकार के हैं। क्षेत्र के आधार पर एरिया अगर हमें दिखाना है तो स्केल 2 प्रकार के होंगे, एक तो छोटा स्केल, एक बड़ा स्केल। एक छोटा एरिया, एक बड़ा एरिया। लेकिन आपको याद क्या करना है कि जो लघु पैमाना है वो बड़े एरिया को दिखाएगा, जबकि जो वृहद पैमाना है वो छोटे एरिया को दिखाएगा लेकिन बड़ा करके दिखाएगा। छोटे एरिया को बड़ा दिखाएगा। लघु पैमाना क्या होता है? बड़े क्षेत्र को दिखाता है। लघु पैमाना जिसमें 1 अनुपात 10 लाख या 1 अनुपात में 2.5 लाख, 1 अनुपात में 2.5 लाख या 1 अनुपात में 10 लाख तक का एरिया दिखाएगा। इसमें बड़े क्षेत्र को दिखाया जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी होती है? इंफॉर्मेशन कम मिलती है। इंफॉर्मेशन कैसी होती है? कम होती है। एरिया कैसा होता है? एरिया बड़ा होता है। एरिया बड़ा लेकिन इंफॉर्मेशन कम। और स्केल कैसा? स्मॉल। स्मॉल स्केल एरिया बड़ा, स्मॉल स्केल एरिया बड़ा। मतलब कि स्केल छोटा है, स्केल को हमने छोटा कर दिया है तभी तो बड़ा एरिया उसमें कवर हो गया। बड़ा एरिया कवर हो गया तो मतलब विश्व के जितने मानचित्र बनाए जाते हैं, विश्व के मानचित्र या किसी कंट्री के मानचित्र हैं वो इसी लघु पैमाने पर बनाए जाते हैं। अगला देखो वृत्त पैमाना इसमें छोटे क्षेत्र को दिखाता है, जो अधिक विवरण प्रस्तुत करता है छोटे एरिया को। जैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मैप हमने बना दिया, तो अब ये जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मैप बना है इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ के बाकी सभी जो अलग गांव है उन सभी को भी इसमें दर्शाया जाएगा। तो जिसकी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा कौन देता है? वृहद पैमाना। छोटा पैमाना एरिया बड़ा ले लेगा लेकिन इंफॉर्मेशन कम गिव करेगा। जैसे गांव या शहर का नक्शा भी बनाया जाता है,
जिसमें जिसका स्केल होता है 1:10,000। आ गया समझ में? अच्छा, स्केल के आधार पर हम मैप को भी पढ़ सकते हैं। जैसे इन जो स्केल है, इन स्केल के आधार पर मैप बनते हैं। तो जो वृत्त पैमाना होता है उसमें उसमें क्या बनता है? वृत्त पैमाने पर बनने वाला वृत्त पैमाने पर कैडेस्ट्रियल मैप बनते हैं। कौन से? कैडेस्ट्रियल मैप बनते हैं। कैडेस्ट्रियल मैप या भू संपत्ति मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मैप और टोपोग्राफिकल मैप। कैडेस्ट्रियल और टोपोग्राफिकल मैप किस पे बनते हैं? लार्ज स्केल के मैप पर बनते हैं। जबकि वॉल मैप और एटलस बड़ा होता है। एटलस बड़े एरिया को दिखाता है। तो वॉल मैप और एटलस लघु पैमाने के, लघु स्केल पर बने हुए मैप होते हैं। जबकि वृत्त पैमाने पर बने हुए मैप कौन से होते हैं? कैडेस्ट्रियल या टोपोग्राफिकल मैप होते हैं। हो गया क्लियर? थोड़ा ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप है, जैसे इंडिया का मैप दिखाया हमने। अब इंडिया में आपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये वाला नारनौल बस स्टैंड देखा क्या? आपने इंडिया का मैप देखा और इस इंडिया के मैप पे जो कि स्मॉल स्केल मैप था, इसमें आपको नारनौल का बस स्टैंड दिखाई दे रहे हैं क्या? या नारनौल का कोई रोड दिखाई दे रहे हैं क्या? या आपको सिंपली यहाँ नारनौल सिटी का कुछ एरिया भी दिखाई दे रहा है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? स्मॉल स्केल मैप है, तभी तो इसमें नहीं दिखाई दिया हमें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, लार्ज स्केल का मैप बनाया तो क्या बनाया? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाया, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि यहाँ नारनौल का बस स्टैंड भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जा रही रेलवे लाइन भी दिख रही है, यहाँ से सड़क लाइन भी आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और महत्वपूर्ण जो गांव है आसपास के वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए छोटा छोटा मैप, मतलब एरिया छोटा लेंगे और स्केल बड़ा लेंगे तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त। अब देखो, पैमाना मानचित्र की सटीकता। पैमाना मानचित्र की सटीकता व यूज तय करता है, जैसे कि आरएफ स्केल पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग होता है क्योंकि ये मात्रात्मक तुलना करता है। अब देखो, लार्ज स्केल, 3 प्रकार के स्केल दिखा रखे हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल के मैप है वो छोटा पैमाना लेंगे, लार्ज स्केल के जिसका पैमाना है वो छोटा है, मतलब लार्ज स्केल के मैप है वो 1:20,000 तक की मापनी वाले होते हैं। ठीक है, जिसमें ये दिखा रखा है समोच्च रेखाओं के द्वारा हाइट्स दिखा रखी है। टोपोग्राफिकल मैप बना, कौन सा बना? टोपोग्राफिकल मैप। मीडियम स्केल के मैप है जो जिसमें दिखा रखा है पॉलिटिकल मैप। कौन सा? पॉलिटिकल मैप दिखा रखा है, जिसमें इंफॉर्मेशन दिखा रखी है कि 1:50,000, 2,50,000। ठीक है, 1:2.5 लाख कह सकते हो आप उसको, ये मीडियम स्केल है। और 1:2.5 लाख से बड़े, 1:2.5 लाख से लेकर के फिर 10 लाख तक के जो स्मॉल स्केल के मैप होते हैं, जिसमें पूरे विश्व के मानचित्र हम उसमें दिखाते हैं। प्रक्षेप, प्रोजेक्शन क्या होता है? हमें अगला एलिमेंट जो चाहिए होता है, सबसे पहले स्केल चाहिए था, वो हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे चाहिए क्या? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन चाहिए, प्रक्षेप चाहिए। प्रक्षेप किसके लिए चाहिए? दिशा, सही दिशा, सही दिशा।
अगला देखो सही आकृति, सही आकृति क्षेत्र दिखाए, वही क्या है, प्रक्षेप है। पृथ्वी की गोलाकार सतह, पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। इसको समतल कागज पर दर्शाने के लिए जो विधि यूज आती है उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं 3D अर्थ को 2D में प्रेजेंट करना या समतल में प्रेजेंट करना, गोलाकार को समतल में प्रेजेंट करने की विधि क्या है, प्रोजेक्शन है, जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बनाया जाता है। इसका अक्षांश व देशांतर रेखा जाल के माध्यम से गोलाकार अर्थ को समतल पे प्रेजेंट किया जाता है। पृथ्वी की सतह को बिना अधिक विकृति के कागज पर दर्शाना, दूरी, दिशा और क्षेत्र को सटीकता के साथ में दिखाना ही क्या है, प्रोजेक्शन मेथड है। चलिए जी, अब प्रोजेक्शंस का टाइप कौन कौन सा है, तो पहला देखो शंकु आकार, कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन ऐसे ध्रुवों को दिखाएगा कैसे, कोने के रूप में। ओके, अगला क्या है, बेलनाकार, ऐसे फ्लैट पे दिखा देगा। अर्थ कैसी है, गोलाकार। अर्थ कैसी है, गोलाकार। अर्थ है गोलाकार, लगभग गोलाकार है ना, ये लगभग गोलाकार कह सकते हो आप इसको, लेकिन उसको ऐसे दिखाएगा फ्लैट पे। तो फिर क्या होगा, इसमें ध्रुवों वाली जानकारी है वो गलत दिखेगी। शंकु आकार ऐसे है अर्थ, इसको एक कोने के माध्यम से दिखाएगा, कौन कैसे, फिर उस कौन को फ्लैट करेंगे तो ध्रुवीय रीजन है वो कम टुकड़ा दिखेगा। खमध्य जेनिथल प्रोजेक्शन ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। जो खमध्य, देखो ध्रुवीय, इसमें तीन तीन यूज होते हैं प्रक्षेप, जिसमें दो ध्रुवीय वाले होते हैं और एक भूमध्य रेखा वाला होता है। इसमें तीन प्रक्षेप यूज में होते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैम तो ऐसे ऐसे बोलेंगे, यहाँ देखो जेनिथल प्रोजेक्शन जो हमने बताया ध्रुवों के लिए सटीक जानकारी देता है, पोलर रीजन के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की जानकारी सही देता है कौन, जेनिथल प्रोजेक्शन। इसमें तीन प्रक्षेप यूज किए जाते हैं। एक एरिया जो सिर्फ पोलर रीजन को दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहा है, ये ऊपर के आर्कटिक रीजन को दिखा रहा है, आर्कटिक रीजन की जानकारी दे रहा है। अब इसमें हमें अर्थ का जो इक्वेटोरियल रीजन है वो दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अगर आप क्या तो आप नॉर्थ पोल को ही देख सकते हो इसमें, क्या आप साउथ पोल को ही देख सकते हैं। ये प्रोजेक्शन बनाया, ये देखो ये वाला एरिया, यहाँ पर हमने कागज लगाया, तो इस प्रकार से ये जो जो देशांतर रेखाएं हैं वो इधर इधर चली जाएंगी और अक्षांश रेखाएं दो चार इसमें दिखाई देंगी, जो कि मध्य अक्षांशों तक ही जाता है ये एरिया। तो पोलर रीजन को दिखाने के लिए जेनिथल प्रोजेक्शन की ज्यादा महत्ता रहती है। फिर भूमध्य रेखा के लिए हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। ध्रुवीय जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव के लिए यहाँ, और भूमध्य रेखा के लिए यहाँ पर हमें एक प्रक्षेप बनाना पड़ेगा। अगला देखो कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसमें कि पोलर रीजन को ऐसा दिखाई देगा, लेकिन क्या फिर अर्थ की जो भूमध्य रेखा है, अर्थ की जो भूमध्य रेखा है, क्या वो इक्वल आती है, नहीं आती है। इसमें कंप्लीट अर्थ आती है, जी नहीं आती है। इसमें पोलर रीजन को दिखाने के लिए ये देखो यहाँ पे कॉनिकल दिखाया आपने, इसमें ध्रुव की ज्यादा ऊंचाई दिख गई और भूमध्य रेखा भी इससे ज्यादा दिख रही है। भूमध्य रेखा की लंबाई है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें मालवीय प्रक्षेप, इस तरह के प्रक्षेप जिनकी भूमध्य रेखा, शंकु आकार, यस, शंकु आकार प्रक्षेप, जिसमें कि शंकु शंकु का आधार है वो ज्यादा होता है, जिस कारण से भूमध्य रेखा की लंबाई है वो ज्यादा दिखाई पड़ती है। अगला देखो कॉनिकल प्रोजेक्शन। अब ये कॉनिकल प्रोजेक्शन सिलेंडर आकार का आता है, जो क्या करता है, मध्य अक्षांशों तक का रीजन। ये वाला रीजन क्या आ रहा है, एक्चुअल आ रहा है, बट जो पोलर रीजन है वो क्या है, ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ तक थोड़े है। तो ऐसा बनता है कौन सा, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन। इसको आप मर्केटर भी कह सकते हैं, मर्केटर, ऐसे मर्केटर प्रोजेक्शन बनता है। जो भूमध्य रेखा वाला रीजन तो बिल्कुल दिखाएगा और मध्य अक्षांश तक का भी इक्वल दिखा देगा, लेकिन पोलर रीजन को बहुत बड़ा दिखा रहा है। पोलर रीजन ये एरिया इतना ज्यादा नहीं है जितना कि आप इस फ्लैट पे दिखा रहे हैं। जब तो कहते हैं मानचित्र पर हम फ्लैट दिखाते हैं, उसको समतल दिखाते हैं, जबकि गोले में आकार है, आकृति है, और दिशा, दिशा तो देखो क्लियर है ही, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल की भी बात करें हम, तो आकृति और आकृति की हम बात करें इसमें,
तो आकृति या क्षेत्रफल की बात करें तो ध्रुवीय रीजन का क्षेत्रफल इसमें बढ़ जाता है, तो पोलर रीजन में ज्यादा विकृति आती है मर्केटर से। तो पोलर रीजन में सही कौन होता है? जेनिथल होता है। इक्वेटोरियल पर क्या जेनिथल ठीक होता है? यस, जेनिथल के लिए हम एक प्रोजेक्शन अलग से यूज करेंगे। कोनिकल भूमध्य रेखा के लिए ठीक है? नहीं है। इसके लिए कौन ठीक है? मर्केटर क्या ठीक है? तो मर्केटर नेविगेशंस के लिए ठीक है, दिशा दिशा सही दिखाता है। तो जो समुद्री रास्ते हैं उनके लिए मर्केटर प्रोजेक्शन का सहारा लिया जाता है। अब देखो आगे ये स्टेटमेंट दे रखी है कि कोई भी प्रक्षेप है वो 100% सही नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई खामी जरूर होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। और सही हमें इसलिए माननी है क्योंकि अर्थ कैसी है? अर्थ है ऐसी, और इसको आप गोले पे दिखाओगे तो ठीक है। आप गोले में भी देखो, ग्लोब पे दिखा रखा है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। इस पे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को केवल और केवल कल्पना मात्र से ही हम इसे इक्वल दिखा रहे हैं, जबकि अर्थ तो ऐसी भी नहीं है। अर्थ कैसी है? जियोइड शेप की है। तो इस गोलाकार पृथ्वी को फ्लैट पेपर पर आप दिखाओगे तो कोई एरिया बड़ा दिखेगा, जबकि कुछ ही क्षेत्र है वो शुद्ध दिखाई देगा। तो कोई भी प्रोजेक्शन जितने भी बने हैं वो सारा, कोई भी प्रोजेक्शन है वो ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, और जो पूरी पृथ्वी को फ्लैट में दिखा दे, नहीं दिखा सकता। प्रक्षेप में विकृति रहेगी, या तो दूरी दिखाने में रहेगी, या दिशा में विकृति रहेगी डायरेक्शन दिखाने में, या फिर आकार में अलग चेंज आएगा, और ये या फिर एरिया कम या ज्यादा दिखाएगा। पारंपरिक चिन्ह, कन्वेंशन साइन, कन्वेंशन साइंस का यूज करते हैं हम किसके लिए? सिंबल्स का यूज करते हैं, ऐसे समझ सकते हो। मानचित्र में विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का यूज किया जाता है, या संकेत यूज किए जाते हैं, जैसे बिंदु प्रतीक। अगर हमें कोई कुआं दिखाना है, बना देंगे ऐसे पॉइंट। जैसे हमें मंदिर बनाना है तो ऐसे, और उसके ऊपर बना देंगे एक झंडा, ये पॉइंट है, पॉइंट टाइप का है। स्कूल बनाना है तो हम बना देंगे एक स्कूल का, हो गया। तो इसी तरह से हॉस्पिटल दिखा देंगे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखा देंगे, इस पे प्लस का निशान दिखा देंगे, ठीक है, या प्लस दिखा देंगे इसमें। पुलिस स्टेशन, पीओ। आगे देखो, रेखीय प्रतीक होते हैं, रेखा के माध्यम से। सड़क दिखाई है तो सड़क को हम लाइट ब्लैक या डार्क ब्लैक, दो कलर से दिखाएंगे। नेशनल हाईवे दिखा देंगे। रिवर को दिखाना है तो रिवर तो सिंपली वाटर को चलते हुए दिखाएंगे। रेलवे लाइन में दिखा देंगे आपको, रेलवे लाइन ऐसे। तो ये लीनियर मेथड होता है। रेखीय प्रतीक होते हैं। क्षेत्रीय प्रतीक, क्षेत्रीय प्रतीक एक क्षेत्र में दिखाएंगे, कैसे? ये वन क्षेत्र है भाई, ये खेती एरिया है, या फिर ये कोई पॉन्ड है या लेक है, तो जलाशय का भाग है। क्षेत्रीय प्रतीक समझ में आया, जिसमें कोई एरिया दिखाएंगे। तो पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन मेथड से। क्या है? पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन एरिया को दिखाएगा, सरल, समझने में आसान होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार है, स्वीकृत प्रतीक है। इनसे हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की, ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, समझ लो इसको अच्छे से। पॉइंट्स, पॉइंट्स में क्या करेंगे? जैसे ट्री का दिखा दिया, पॉइंट बना दिया, ट्री बना दिया। फोन लाइन के लिए पॉइंट बना दिए। आप देखो लाइंस, इन पॉइंट्स को बनाते हुए लाइन बना दी, तो जो फोन की लाइनें हैं वो ऐसे प्रकार दिखाई देंगी। एरिया में हमें जैसे एनिमल के, पहले ये देखो पॉइंट्स पर, ट्री हो गया, ट्री दिखा दिया हमने, जो क्या है? एक पॉइंट को दिखा रहा है। जबकि एयरपोर्ट को हम इस प्रकार से दिखाएंगे, एक लाइन के माध्यम से एयरपोर्ट को दिखाएंगे। एरियाज दिखा देंगे, एरिया जैसे केमिकल स्पाई हो गया, केमिकल। राइट टू वे, लाइन, लाइन के लिए हम हाईवे दिखाएंगे और राइट वे दिखाएंगे। नदी को दिखा दिया, सड़क लाइन दिखा दी, पाइप लाइन दिखा दी, या फिर रेलवे ट्रैक दिखा दिया, वो क्या है? लाइन है। एरिया में दिखाएंगे एनिमल, एनिमल रहने का ज्यादा बड़ा एरिया है, या पानी का कोई बड़ा तालाब है, वाटर शेड एरिया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, या कोई एक ऐसा एरिया है जो वना आवरण से आच्छादित है, ऐसा एरिया दिखाएंगे। पॉइंट में आ गए, जैसे ये पॉइंट बना दिया आपने एयरपोर्ट का, ये पॉइंट बना दिया किसी क्षेत्र का, पुलिस स्टेशन का बना दिया, हॉस्पिटल का बना दिया, बस स्टैंड का बना दिया। ये पॉइंट, तो पॉइंट, लाइन और एरिया मेथड से हम प्रतीक चिन्हों का यूज करके मानचित्र पर इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। आगे देखो, स्किल चाहिए। स्किल किसके? ये देखो,
भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैप को स्कैन कर रहे हैं, मैप को देख रहे हैं, मैप को रीड कर रहे हैं। तो इनके दिमाग के अंदर वो बुद्धिमत्ता है जिससे कि वो मैप को पढ़ सकते हैं, है ना। और जो स्किल है, जो कौशल है, वो मनुष्य के अंदर हो तो प्रमुख डेटा कलेक्ट कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, मैप पर तुलना कर सकता है, दो वस्तुओं के बीच में प्रस्तुत कर सकता है, मैप को रीड आउट कर सकता है, मैप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, स्थान का निर्धारण अच्छे से करेगा, वो दिशा का ज्ञान उसको अच्छे से होगा। तो इन्हीं के कारण से मैप है वो अच्छा बनेगा। विधियां, मेथड्स कौन कौन से मैप बनाने के, तो सबसे पहला सर्वेक्षण। किसी भी स्थान की जानकारी हमने लेनी है तो वहां हम जाएं और वहां जाकर के घूम घूम करके सर्वे करें, उस स्थान की जानकारी हासिल करें, वो सर्वेक्षण मेथड है। अगला देखो, द्विआयामी 2D और 3D मानचित्र बनाना, जीआईएस के माध्यम से, जीआईएस भूस्थानिक सूचना प्रणाली, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मैप बनाए तो देखो डिजिटल मैप बनते हैं। रिमोट सेंसिंग के मैप बनाए तो रिमोट सेंसिंग के आपको पता है स्पाशियल डाटा है वो, एट्रीब्यूटेड डाटा, स्पाशियल डाटा, रास्टर डाटा, वेक्टर डाटा, इनके माध्यम से हम डाटा को यूज करके मैप बनाते हैं अलग अलग टाइप्स के। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशन के मैप बनाते हैं, कल्चरल मैप बनाते हैं, हिस्टोरिकल मैप बनाते हैं, पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग विधियों की आवश्यकता होती है। और मॉडर्न टेक्निक्स में, मॉडर्न कार्टोग्राफी में डिजिटल टेक्निक्स का यूज बढ़ रहा है। आफ्टर 1917 के बाद अगला आ गया कि भी जो डिमांड कर रहा है, जो यूजर है जिसको यूज करना है उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे मैप को उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे हम, कैसे, प्रस्तुति उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार होगा, डिजाइन और सामग्री उसी प्रकार की लगेगी। जैसे पर्यटन मानचित्र बनाना है भाई हमारे लिए, तो हमें तो देश के, भारत राज्य के सभी ऐसे स्थान जहां पर राजाओं के किले हैं वहां हमें टूरिज्म बिल्डअप करना है, तो क्या बनाना है, टूरिस्ट मैप बनेगा जिसमें मार्ग बनेंगे, उसके शॉर्टेस्ट रूट बनेंगे और दर्शनीय स्थलों पर ध्यान रखा जाएगा, उसी पे ट्रैफिक्स को ध्यान रखा जाएगा, वहां की साफ सफाई को लेकर के मॉनिटर किया जाएगा, वहां के स्थान को, वहां की जगह की जानकारी के लिए जो निगरानी वाला मैप है, डिजिटल मैप बनाया जाएगा, वहां पर स्थान के आधार पर जो आए चेंजेस को देखा जाएगा। विद्यार्थी को चाहिए भाई कौन सा मैप चाहिए, पर्यटन को कौन सा चाहिए, मार्ग चाहिए भाई, उसको दिशा देखनी है, उसको डिस्टेंस देखना है, उसको टूरिस्ट वाले एरियाज देखने, तो उसको उसी हिसाब का मैप चाहिए। अब देखो विद्यार्थी को कौन से मैप चाहिए, तो उसको एग्जाम देने जाना है किसी स्थान पर, तो चंडीगढ़ कहाँ है, पंचकुला कहाँ है, वहां कितनी दूरी में पहुंचा जाएगा, कितने समय में वहां पहुंचा जाएगा, तो उसके लिए शिक्षा कहाँ कहाँ पर मिल रही है, कहाँ कहाँ पर उसके लिए ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, उनकी दिशाएं क्या है, इस तरह के मैप बच्चे को चाहिए, विद्यार्थी को चाहिए। तो इसी प्रकार के मैप की आवश्यकता यूजर को होगी, वैसा ही मैप ड्रॉ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास रही, मानचित्र किसे कहते हैं। चित्र बनाना ही, चित्र बनाने की कला ही क्या है, मानचित्र है। बट अगर उसका कोई पैमाना है, हमने उसको कोई स्केल के आधार पर बनाया, वो मानचित्र है। सिंपली फोटो खींची हमने और उसको सामने दिखा दिया, वो केवल और केवल क्या है, एक चित्र है, ठीक है। जब उसको हमने किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ फ्लैट पेपर पर, जिसका कोई पैमाना सेट है, उसे हमने क्या कहा, मानचित्र कहा है। अब मानचित्र अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी, जैसे कि इरविन रेंज ने कहा कि भाई ऊपर से लिया गया चित्र ही क्या है, मानचित्र है। मोंक हाउस कहते हैं कि धरातल के सभी फीचर्स को फ्लैट फ्लैट लैंड पर रिप्रेजेंट करना ही क्या है, मानचित्र है। ट्रीवार्था और फिंच क्या कहते हैं कि अर्थ के सरफेस के सभी चित्रों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना मानचित्र है। क्लियर। डडले स्टाम क्या कहते हैं कि धरातल के सभी फीचर्स को कागज के ऊपर प्रक्षेप की सहायता से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो ऐसे सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मानचित्र है
वो एक ऐसा रेखा चित्र ही है जिसका एक पैमाना है, स्केल है, और उसे हमने कागज पर या फ्लैट एरिया पर दर्शाया है। इस कला को मानचित्र कला कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, और कार्टोग्राफर उस व्यक्ति को कहते हैं जो इस कार्य को करता है, इस कला को करता है, इस विज्ञान को करता है, और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कार्टोग्राफी में करता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? स्केल, प्रोजेक्शन, सांकेतिक या कन्वेंशन साइन की जरूरत पड़ेगी, मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे कौशल वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने आज मैप के बारे में पढ़ा। अगली क्लास है वो हमारी टाइप्स ऑफ मैप पर रहेगी। फिर हम धीरे धीरे ऐसे करके प्रोजेक्शंस के बारे में, स्केल्स के बारे में और सभी टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज की हमारी ये क्लास थी। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। रिवीजन कर लेना इस क्लास का, क्योंकि ये यूनिट है वो किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू।